कल्पना करें एक ऐसे देश की जो जो वैश्विक अर्थव्यवस्था और कूटनीति से पूरी तरह कटा हुआ है, फिर भी अचानक वो 14 अरब डॉलर का राजस्व उत्पन्न कर रहा है और 20,000 सैनिकों को यूरोपीय युद्ध क्षेत्र में भेज रहा है। बिल्कुल, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जी। सुप्रभात। वर्तमान क्षेत्रीय और राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित इस विस्तृत और निष्पक्ष विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज 6 अप्रैल 2026 है। जी। और आज के हमारे इस प्रसारण का शीर्षक है उत्तर कोरिया की बढ़ती परमाणु क्षमताएं और रूस के साथ मजबूत होती साझेदारी। आज हमारा ध्यान मुख्य रूप से पूर्वी एशिया, विशेषकर उत्तर कोरिया के क्षेत्र पर केंद्रित रहेगा। तो इस प्रसारण में गहराई तक जाने से पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये कार्यक्रम प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और इसे स्टाइलो न्यूज़ नामक एक बहुत ही उन्नत एआई संचालित न्यूज़ एप्लीकेशन द्वारा तैयार किया गया है। हाँ, और स्टाइलो न्यूज़ के संबंध में ये जानना जरूरी है कि ये उपकरण असल में स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का उपभोक्ता संस्करण है, मतलब कंज्यूमर वर्जन। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टाइलो इंटेल ऑप्स का जो मूल सॉफ्टवेयर है ना, वो विशेष रूप से सरकारी, सैन्य और बड़े व्यावसायिक उद्यमों के जटिल संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब ये कोई आम न्यूज़ फीड नहीं है? एकदम नहीं। इसका सीधा अर्थ ये है कि इस विश्लेषण को सुनने वालों को एक ऐसे विश्लेषणात्मक टूल के उपयोग की अनूठी पहुंच मिल रही है जिसे मूलतः दुनिया भर के शीर्ष निर्णय निर्माताओं की सहायता के लिए बनाया गया है। ये जटिल डेटा को एक सटीक, निष्पक्ष और समझने योग्य खुफिया रिपोर्ट में बदल देता है। बहुत ही शानदार तकनीक है। और तो आज के इस प्रसारण का मिशन भी बहुत स्पष्ट है। हम पिछले 2 सप्ताह में उत्तर कोरिया से जुड़े घटनाक्रमों के पैटर्न, उनके स्थानीय और वैश्विक प्रभावों और प्रमुख निर्णय निर्माताओं के दृष्टिकोण का एक तथ्यात्मक मूल्यांकन करेंगे। जी। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का डर या सनसनी फैलाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक शांत और पेशेवर तरीके से ये समझना है कि दुनिया के इस हिस्से में वास्तव में क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो आइए इस जटिल तंत्र को समझते हैं। अगर हम कूटनीति के बंद होते दरवाजों और सैन्य गतिविधियों को देखें तो शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा से होती है। किम जोंग उनकी वो हालिया घोषणा। हाँ, बिल्कुल वही। हाल ही में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने देश की परमाणु शक्ति की स्थिति को आधिकारिक तौर पर अपरिवर्तनीय घोषित कर दिया है। अपरिवर्तनीय मतलब इर्रिवर्सिबल? जी। इसका मतलब है कि अब उनके परमाणु कार्यक्रम को वापस नहीं लिया जा सकता, चाहे कोई भी समझौता क्यों न हो जाए। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इस नीतिगत बदलाव का सीधा संबंध मध्य पूर्व की हालिया घटनाओं से है। ये देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि अक्सर हम इन क्षेत्रों को अलग अलग करके देखते हैं ना। हाँ, आमतौर पर ऐसा ही होता है। लेकिन खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हालिया सैन्य हमले उत्तर कोरिया के लिए एक उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। उत्तर कोरियाई नेतृत्व ईरान की स्थिति को एक बहुत बड़े सबक के रूप में देख रहा है। बिल्कुल सही। देखिए, ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए प्रॉक्सी नेटवर्क और पारंपरिक सैन्य शक्ति पर भरोसा किया था। लेकिन जब उनके बुनियादी ढांचे पर सीधा हमला हुआ तो प्योंगयांग ने इसका बहुत गहराई से विश्लेषण किया। और उनका निष्कर्ष क्या निकला? उनका निष्कर्ष ये है कि यदि किसी देश के पास एक मजबूत और मारक परमाणु शस्त्रागार नहीं है तो वो बाहरी आक्रमण से कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता। समझ गया। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए हमलों ने उनके इस विश्वास को और पक्का कर दिया है कि केवल परमाणु हथियार ही शासन के अस्तित्व की अंतिम गारंटी है। लेकिन यहीं पर मेरा एक सवाल है। मैं इसे एक एनालॉजी से समझना चाहूंगा। जी, बताइए। ये ऐसा है जैसे किसी पड़ोसी के घर में चोरी होते देख आपने अपने घर में एक नया और भारी सुरक्षा तंत्र लगा लिया हो। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। तो अमेरिका ने ईरान पर जो आक्रामक कार्रवाई की, उसका मुख्य उद्देश्य तो दुश्मनों को डराना और एक डेटरेंस या निरोध स्थापित करना था ना? जी, कूटनीतिक भाषा में तो यही कहा जाता है। तो क्या ईरान पर हुए इन हमलों का उत्तर कोरिया पर उल्टा असर नहीं हुआ है? मतलब क्या इस शक्ति प्रदर्शन से कूटनीति के दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं हो गए? ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है और तथ्य यही दिखाते हैं कि बल प्रयोग ने उत्तर कोरिया को भयभीत करने के बजाय अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेजी से बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। कूटनीति के दरवाजे तकनीकी रूप से बंद नहीं हुए हैं, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगियों की जो उम्मीद थी कि दबाव से उत्तर कोरिया झुकेगा, वो पूरी तरह विफल हो गई है।
और निर्णय निर्माताओं का दृष्टिकोण भी अब स्पष्ट रूप से विभाजित हो गया है। जी हाँ। किम जोंग उन अमेरिका के रवैये को शत्रुतापूर्ण बताकर परमाणु निरस्त्रीकरण की किसी भी वार्ता को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। दूसरी ओर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जैसे नेता अब भी कूटनीतिक समाधानों की वकालत कर रहे हैं। सही बात है। वहीं अमेरिका एक दोहरी रणनीति अपना रहा है, ईरान पर सैन्य दबाव और उत्तर कोरिया के साथ बातचीत का खुला निमंत्रण। लेकिन जब कूटनीति मेज पर नहीं होती तो वो समय प्रयोगशालाओं और परीक्षण मैदानों में बीतता है। बिल्कुल, और वो तकनीकी प्रगति अब जमीन पर दिखाई दे रही है। चलिए उन विशिष्ट आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 29 मार्च 2026 को उत्तर कोरिया ने एक उन्नत सॉलिड फ्यूल यानी ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन का परीक्षण किया। जी। और इस परीक्षण के आंकड़े सामान्य नहीं हैं। इसका थ्रस्ट 2500 किलोन्यूटन्स दर्ज किया गया, जो कि बहुत बड़ा जंप है। हाँ, संदर्भ के लिए सितंबर 2025 में हुए पिछले परीक्षण में यह 1970 किलोन्यूटन था। यह इंजन विशेष रूप से उन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए बनाया गया है जो अमेरिकी मुख्य भूमि तक पहुंचने में सक्षम है। देखिए, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये केवल एक संख्यात्मक वृद्धि नहीं है। तो फिर क्या है? यह युद्ध की रणनीति में एक बुनियादी बदलाव है। अक्सर लोग तरल ईंधन और ठोस ईंधन के बीच के अंतर को कम आंकते हैं। तो इसे इस तरह समझते हैं, तरल ईंधन वाली मिसाइलें क्या होती हैं? उन्हें लॉन्च करने से पहले घंटों तक उनमें ईंधन भरना पड़ता है। बिल्कुल। इसके लिए ट्रकों का एक विशाल काफिला और भारी बुनियादी ढांचा चाहिए होता है। जी, जिसे सैटेलाइट से आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, जिससे अमेरिका को पहले ही चेतावनी मिल जाती है और वे पहले ही हमला करके उसे नष्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और इसकी ठीक विपरीत सॉलिड फ्यूल या ठोस ईंधन वाली मिसाइलें क्या हैं? यह बंदूक के चैम्बर में पहले से लोड की गई गोली की तरह है। मिसाइल पहली फई ईंधन भरी हुई होती है। इसे किसी सुरंग या जंगल में छिपाकर रखा जा सकता है और आदेश मिलते ही कुछ ही मिनटों में लॉन्च किया जा सकता है। मतलब प्रतिक्रिया का समय नहीं मिलता। एकदम नहीं। यह दुश्मनों को मिलने वाले चेतावनी के समय को लगभग शून्य कर देता है। यह सीधे तौर पे अमेरिका और दक्षिण कोरिया की मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए एक दुस्वप्न है। और यह सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं है, नौसेना के आधुनिकीकरण पर भी भारी निवेश हो रहा है। सैटेलाइट इमेजरी से यह पुष्टि हुई है कि नामपो शिपयार्ड में तीसरे चो ह्यून क्लास डिस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक पोत का निर्माण चल रहा है। जी। ये पोत रणनीतिक क्रूज मिसाइलों से लैस होगा। जी। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। ये सारी सैन्य प्रगति केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति प्रदर्शन नहीं है, बल्कि इसके तार आंतरिक राजनीति से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। देखिए, आंतरिक राजनीति उत्तर कोरिया में शासन के अस्तित्व की कुंजी है। बिल्कुल। हाल ही में हुए चुनावों में किम जोंग उन की 99.93% वोटों के साथ भारी जीत ये दिखाती है कि शासन की पकड़ कितनी मजबूत है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उनकी बेटी जुए की प्रमुख उपस्थिति। हाँ, वो तस्वीरें काफी वायरल हुई। हाल ही में एक नए और बहुत ही उन्नत टैंक के परीक्षण के दौरान, जो ड्रोन और मिसाइल रोधी प्रणाली से लैस था, किम जोंग उनके साथ उनकी बेटी लगातार मौजूद थी। ये टैंक भी ये दर्शाता है कि उत्तर कोरिया यूक्रेन युद्ध से सीख रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि एक सैन्य अभ्यास में एक छोटी बच्ची की उपस्थिति क्या संदेश देती है? ये कोई साधारण पारिवारिक उपस्थिति नहीं है। अच्छा। जी, ये शासन की निरंतरता यानी डायनेस्टिक कंटिन्यूटी को स्थापित करने का एक बहुत ही सोचा समझा कदम है। ये उत्तर कोरिया की जनता और सेना को एक स्पष्ट संदेश है। क्या संदेश? कि राजवंश का भविष्य सुरक्षित है और सोनगुन या सैन्य प्रथम नीति किम जोंग उनके बाद भी देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी। ये एक दिलचस्प तंत्र है। जब देश पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे हों और जनता संघर्ष कर रही हो, तब सैन्य प्रथम नीति घरेलू जनमत को एकजुट रखने का काम करती है। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन कड़े प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर कोरिया इस विशाल सैन्य आधुनिकीकरण के लिए पैसा और तकनीक कहां से ला रहा है? और यहीं पर कहानी में रूस और वैश्विक गठबंधनों के नए स्वरूप का प्रवेश होता है। यहाँ हम भू राजनीतिक गठबंधनों में एक बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया एंटी वेस्टर्न ब्लॉक या पश्चिमी देशों के विरोधी गुट का निर्माण हो रहा है। जैसे बेलारूस के साथ समझौता। हाँ, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की प्योंगयांग की ऐतिहासिक यात्रा और मित्रता एवं सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर इसका एक स्पष्ट संकेत है।
लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर तो रूस के साथ उत्तर कोरिया की साझेदारी है ना? बिल्कुल। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार उत्तर कोरिया ने यूक्रेन युद्ध में रूस की सहायता के लिए लगभग 20,000 सैनिक भेजे हैं और बड़े पैमाने पर हथियारों की आपूर्ति की है। और इसके बदले में उत्तर कोरिया को $14 बिलियन से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। देखिए, $14 बिलियन उत्तर कोरिया जैसी अर्थव्यवस्था के लिए एक अकल्पनीय राशि है। यह राशि पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए दशकों के आर्थिक प्रतिबंधों के प्रभाव को पूरी तरह से बेअसर कर देती है। और ये साझेदारी सिर्फ आर्थिक नहीं है। प्योंगयांग में अप्रैल 2026 में एक नया संग्रहालय खुल रहा है जो यूक्रेन युद्ध में मारे गए उत्तर कोरियाई सैनिकों की याद में बनाया गया है। यह शीत युद्ध के समय के रक्त गठबंधन को फिर से जीवित करने जैसा है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा कारण है जो अक्सर छिप जाता है। उन 20,000 सैनिकों को जो युद्ध का अनुभव मिल रहा है वो अमूल्य है। बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। आधुनिक युद्ध, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और ड्रोन का उपयोग, ये किताबों में नहीं सीखा जा सकता। बिल्कुल नहीं। उत्तर कोरियाई सेना दशकों से किसी वास्तविक युद्ध में शामिल नहीं हुई थी। अब उनके सैनिक 2026 के सबसे उन्नत युद्ध क्षेत्र में सीधे तौर पर पश्चिमी हथियारों का सामना कर रहे हैं। तो वहां से बहुत कुछ सीख कर लौटेंगे। बिल्कुल। वे जो रणनीति और अनुभव लेकर लौटेंगे वो उत्तर कोरिया की सेना को पूरी तरह से बदल देगा। और साथ ही रूस से मिलने वाली उन्नत एरोस्पेस तकनीक उनके सैटेलाइट और मिसाइल कार्यक्रमों की सटीकता को कई गुना बढ़ा देगी। इस पूरे परिदृश्य में अगर कोई एक देश है जिसकी भूमिका सबसे रहस्यमयी और जटिल है तो वो चीन है। जी, चीन का रुख हमेशा से जटिल रहा है। 6 साल के अंतराल और कोविड महामारी के बाद एयर चाइना ने बीजिंग और प्योंगयांग के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू कर दी हैं। सीमा पार व्यापार भी बहाल हो रहा है। और दूसरी ओर चीन गुप्त रूप से अपने स्वयं के परमाणु हथियारों के बुनियादी ढांचे का भी विस्तार कर रहा है। यहाँ थोड़ा रुककर इस नीति का विश्लेषण करते हैं। जी बताइए। एक तरफ चीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीति, शांति और परमाणु अप्रसार की वकालत करता है, और दूसरी तरफ वो उत्तर कोरिया के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। क्या एक परमाणु संपन्न और अप्रत्याशित पड़ोसी खुद चीन की आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा नहीं है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, एक अप्रत्याशित परमाणु संपन्न पड़ोसी निश्चित रूप से किसी भी देश के लिए खतरा होता है, लेकिन चीन की भू राजनीतिक गणना इससे कहीं अधिक गहरी है। तो इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। ये जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए लगाई गई कंट्रोल्ड बर्न या नियंत्रित आग की तरह है। बहुत सटीक उदाहरण है। चीन के लिए उत्तर कोरिया वो छोटी नियंत्रित आग है। चीन उत्तर कोरिया के अस्तित्व को एक रणनीतिक बफर के रूप में बनाए रखना चाहता है। बीजिंग का सबसे बड़ा डर ये नहीं है कि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं। तो उनका डर क्या है? उनका सबसे बड़ा डर ये है कि अगर उत्तर कोरियाई शासन का पतन हो गया तो कोरियाई प्रायद्वीप का एकीकरण हो जाएगा और वो एकीकृत कोरिया पूरी तरह से अमेरिका के प्रभाव में होगा। ओह, समझ गया। इसका मतलब है कि अमेरिकी सेना और उनके मिसाइल सिस्टम सीधे चीन की यालू नदी सीमा पर आ जाएंगे, जो कि चीन कभी नहीं चाहेगा। यानी अमेरिकी प्रभाव की उस बड़ी आग को अपनी सीमा तक पहुंचने से रोकने के लिए चीन उत्तर कोरिया की छोटी आग को हवा देता रहेगा। बिल्कुल। वे सार्वजनिक रूप से परमाणु परीक्षणों की निंदा करेंगे, लेकिन पीछे से उत्तर कोरिया को आर्थिक रूप से टूटने से बचाए रखेंगे। एकदम सही। ये एक बहुत ही सोची समझी क्षेत्रीय संतुलन की रणनीति है। अब तक हमने जिन भी विषयों पर चर्चा की है वे पूरी तरह से तटस्थ और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर आधारित हैं। जी। हम केवल तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं कि विभिन्न देश किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। इस तस्वीर को पूरा करने के लिए हमें दक्षिण कोरिया और अमेरिका के दृष्टिकोण को भी देखना होगा। बिल्कुल, वो भी जरूरी है। वर्तमान में फ्रीडम शील्ड 26 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है, विशेष रूप से कुनसान एयरबेस पर। ये सैन्य अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आक्रामकता का नहीं बल्कि निरोध का संकेत है। इस बार इस अभ्यास में एक नया बदलाव देखा गया है। मुख्य ध्यान ड्रोन हमलों का मुकाबला करने और त्वरित चिकित्सा प्रतिक्रिया पर केंद्रित है। मतलब वो भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये सीधे तौर पर इस बात का संकेत है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया भी यूक्रेन युद्ध और उत्तर कोरिया के नए टैंक परीक्षणों से सीख रहे हैं। और अगर हम खतरों के वैश्विक आकलन की बात करें तो हाल ही में अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट सामने आई है। जी। इस रिपोर्ट में उत्तर कोरिया, ईरान, रूस, चीन और पाकिस्तान को अमेरिका के लिए प्राथमिक परमाणु और मिसाइल खतरे के रूप में चिन्हित किया गया है। ये रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि आने वाले दशक में
ये देश एक समन्वित चुनौती पेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। कैसा विरोधाभास? जब हम खुफिया रिपोर्टों में इतने बड़े खतरों की बात करते हैं तो आम जनता की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? घबराहट? यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर हम सोशल मीडिया डेटा और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्र विश्लेषकों की रिपोर्टों को देखें तो जमीन पर स्थिति बिल्कुल अलग है। दक्षिण कोरिया की आम जनता में उत्तर कोरिया के किसी आसन्न हमले या तुरंत युद्ध शुरू होने को लेकर कोई घबराहट या भय नहीं है। सियोल में जनजीवन बिल्कुल सामान्य रूप से चल रहा है। जी? इतनी तीव्र सैन्य बयानबाजी और परीक्षणों के बाद भी ये सामान्य स्थिति क्यों है? क्योंकि दक्षिण कोरिया की जनता और नेतृत्व इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि इस भू राजनीतिक खेल के नियम क्या हैं। आम सहमति यह है कि उत्तर कोरिया तुरंत कोई पूर्ण पैमाने का युद्ध शुरू नहीं करेगा। और इसका कारण? इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिकी परमाणु छाता या न्यूक्लियर अम्ब्रेला है। इसका अर्थ ये है कि अब उत्तर कोरियाई नेतृत्व जानता है कि दक्षिण कोरिया पर सीधे बड़े हमले का परिणाम अमेरिकी जवाबी कार्यवाही होगी। बिल्कुल। जो अंततः उनके अपने शासन का अंत कर देगी। और किम जोंग उन का प्राथमिक लक्ष्य युद्ध जीतना नहीं बल्कि अपने शासन को बचाए रखना है। बिल्कुल सही। और यही कारण है कि जमीन पर पैनिक नहीं है। लेकिन श्रोताओं के लिए ये जानना आवश्यक है कि यह शांतिपूर्ण नहीं है। जी है। इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इन क्षेत्रों में अस्थिरता का अर्थ है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का प्रभावित होना। तो भविष्य की संभावित घटनाओं के रूप में क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि सीधा बड़ा युद्ध होने की संभावना कम है। लेकिन हम कोर्सिव एस्केलेशन या दबाव बढ़ाने वाली रणनीतियों में वृद्धि देखेंगे। उत्तर कोरिया कूटनीतिक और आर्थिक रियायतें प्राप्त करने के लिए साइबर हमले, कम दूरी के मिसाइल परीक्षण और क्षेत्रीय उकसावे जैसी गतिविधियां जारी रखेगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगले कुछ महीनों में उत्तर कोरिया और रूस के बीच बढ़ते सैन्य व्यापार और चीन द्वारा इस क्षेत्र में कूटनीतिक संबंधों के क्रमिक विस्तार पर बारीक नजर रखनी होगी। बिल्कुल। साथ ही ईरान और इजराइल के बीच का तनाव भी एक महत्वपूर्ण कारक बना रहेगा, क्योंकि जैसा कि हमने देखा उत्तर कोरिया उन संघर्षों से सीधे सबक ले रहा है। जी। तो आज का ये विस्तृत विश्लेषण स्टाइलो न्यूज़ एप्लीकेशन के डेटा और खुफिया रिपोर्टों पर आधारित था। जो लोग पारंपरिक समाचारों से परे जाकर इन घटनाओं के गहरे विश्लेषण को समझना चाहते हैं, उनके लिए स्टाइलो न्यूज़ एक बेहतरीन विकल्प है। ये एक अत्यंत शक्तिशाली मोबाइल और कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से डाउनलोड कर सकता है। और मैं बताना चाहूंगी कि इस एप्लीकेशन की तकनीक इसे विशेष बनाती है। ये 250 से अधिक पारंपरिक समाचार स्रोतों, वैश्विक न्यूज़ फीड्स और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रियल टाइम डेटा एकत्र करता है, जो कि बहुत बड़ा डेटाबेस है। बिल्कुल। इसके बाद इसका उन्नत एआई श्रोताओं को उनकी व्यक्तिगत पसंद और आवश्यकताओं के अनुसार इंटेलिजेंट स्टाइल ब्रीफ्स प्रदान करता है। तो सटीक और निष्पक्ष जानकारी के लिए www.stylonews.com पर जाएं। वहां स्टाइलो न्यूज़ को सब्सक्राइब करके ऑन डिमांड एआई संचालित समाचार और विश्लेषण प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल। चलिए अब न्यूज़ रूम के इस औपचारिक माहौल और गंभीर कूटनीतिक चर्चाओं से थोड़ा बाहर आते हैं। हमारे साथ इस विश्लेषण में शामिल होने और अपना कीमती समय देने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वाकई भू राजनीति, मिसाइल थ्रस्ट और वैश्विक कूटनीति के इन भारी भरकम विषयों को एक साथ समझना आसान नहीं होता, लेकिन इन जटिल मुद्दों को खोलकर देखने में हमेशा एक अलग ही आनंद आता है। बिल्कुल। अगर श्रोताओं को आज की हमारी ये चर्चा ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टाइलो न्यूज़ को जरूर फॉलो करें। जी। और हाँ, कमेंट्स या मैसेज के जरिए ये बताना न भूलें कि भविष्य के विश्लेषणों में किन अन्य विषयों या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की अपेक्षा है। श्रोताओं की प्रतिक्रियाएं इस कार्यक्रम को दिशा देने में बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें भी नए और चुनौतीपूर्ण विषयों की हमेशा तलाश रहती है जो इस तेजी से बदलती दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकें। हाँ, आज के इस कार्यक्रम का समापन करने से पहले श्रोताओं के लिए ये एक गहरे विचार का विषय है। जी। आज पूरी दुनिया में 10,000 से अधिक परमाणु हथियार ऑपरेशनल अलर्ट यानी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार स्थिति में रखे गए हैं।
जब ईरान और इजराइल जैसे क्षेत्रीय संघर्ष देशों को ये सिखाने लगे कि उनकी सुरक्षा और उनका अस्तित्व केवल और केवल परमाणु हथियारों में ही निहित है, तो क्या हमारी पुरानी कूटनीति और संधियां हमेशा के लिए अप्रासंगिक हो गई है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या मानवता एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुकी है जहां शांति की गारंटी अब आपसी बातचीत नहीं बल्कि केवल पूर्ण तबाही का डर ही दे सकता है? इस पर विचार करें। ये वास्तव में सोचने वाला सवाल है। अगले विस्तृत विश्लेषण तक सभी श्रोता सुरक्षित रहें और जिज्ञासु बने रहें। धन्यवाद।